नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जब बदलाव होता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। 2014 में जिस तरीके से पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद के साथ वोट दिया था, उससे ज्यादा बड़ी उम्मीदों के साथ 2019 में दिया। बदलाव की गुंजाइश रहती है और बदलाव होना भी चाहिए, और जिसको 303 सीटें दी हो जिस पार्टी को, उससे जो और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी कई ऐसे कायदे कानून हैं जिनमें संशोधन की जरूरत है, और उनमें संशोधन की दरकार होने के बावजूद भी उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें, डिक्लेयर माइनॉरिटीज की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी है उनको उनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, अलबत्ता जो मेजॉरिटी में पूरे बेनिफिट वो एंजॉय कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का एक समय दिया है केंद्र सरकार को कि 4 सप्ताह के भीतर, ये आखिरी अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट का है कि आखिरी अल्टीमेटम आपके लिए कि आप इसको दुरुस्त करें, इसको रेक्टिफाई करेंगे। चर्चा करेंगे। राजेश गुप्ता जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के। राजेश जी, आपका स्वागत है। जगमोहन रैना जी हैं, बड़े प्रोमिनेंट लीडर है, सिख लीडर, और ये लंबे समय से इनसे बात चल रही थी कि ये 14 सालों से लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं। जाहिद मलिक एडवोकेट है पेशे से, कांग्रेस के नेता। जय साहब, आपका भी स्वागत है। जगमोहन मलिक, आपसे जानना चाहिए, जगमोहन जी आप हमें ये बताएं कि कहां पर सरकार को ये रहता है कि मिनॉरिटी को मिनॉरिटी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, मेजॉरिटी इसका फुल एंजॉय करे। देखिए साहब, जम्मू कश्मीर जिसमें आर्टिकल 370 की वजह से बहुत सा एक्सप्लॉइट हुआ कि साहब ये सेंटर एक्ट हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में लागू नहीं हो सकते। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो है, ये 1992 में ये पार्लियामेंट ने पास किया और उसे लागू करने के लिए सब स्टेटों को कहा गया जी। वह जम्मू कश्मीर स्टेट वह ऐसी रही जिसमें इसे लागू नहीं किया गया, पर इसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं गया। लेकिन जब हमारे हालात कश्मीर में बहुत ख़राब हुए और जो सिख माइनॉरिटी है उसने इन 25-30 सालों में बहुत सफ़र किया, तो हमने कहा कि किस तरीके से इस माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाए और इसकी बात की जाए। तो हमारी नज़र जो है वो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट की तरफ गई। तो तब हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल माइनॉरिटी एक्ट को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जब ये बात हमने यहाँ के चीफ मिनिस्टरों के साथ की, जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए, मतलब हमारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से शुरू हुआ, उमर अब्दुल्ला से रहा, एवन मुफ्ती सईद से रहा, उसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती से हुआ, गुलाम नबी आज़ाद से भी हुआ, तमाम चीफ मिनिस्टर से हमने ये कहा कि इस एक्ट को आप यहाँ लागू करें। लेकिन वहाँ पर हमने उनसे ये भी कहा कि ऐसे बहुत से एक्ट हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हैं जो सेंटर के एक्ट हैं। इस एक्ट के लागू करने से जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी एक्ट है, इसकी जो स्कीम्स हैं ये सारी सेंटर एडेड हैं। उसके बावजूद भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे नहीं यहाँ लागू किया। आई डोंट नो उनकी मंशात क्या थी या इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। तो इस बात हमें आज तक ये जो है माइनॉरिटी स्टेटस कहते कहते हम थक गए। पर यहाँ तक कि हमने यहाँ के जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर थे राजनाथ जी, जब वो 5 बार हमारी स्टेट में आए, या इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए, तब से हमने शुरू किया और उनसे कह रहे थे कि आप इस को एक्सटेंड करिए। लेकिन बस यही बात कह के हमें टाल दिया जाता कि यहाँ नेशनल जो सेंट्रल लॉज हैं उन्हें स्टेट में लागू नहीं किया जा सकता, जबकि इसे कोई असेंबली में पास करने की भी जरूरत नहीं थी, इसे खाली कैबिनेट का नोट देना था। लेकिन राणा साहब, अब तो 370 संशोधित हो चुका है, 35 से अपील हो चुका था, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सवाल तो हम पैदा कर रहे हैं, हम यही सवाल तो इस सेंटर से पूछ रहे हैं, दिल्ली से पूछ रहे हैं। हमारे बहुत से कमीशन जो हमारे देश में यहाँ मतलब भेजे कश्मीर में, जैसे पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस आए या दूसरे और दूसरे कमीशन भी जो यहाँ आए, हमारी बात उनसे भी हुई। हम उनसे भी लिखित तौर पर हमने उनसे ये कहा कि भाई नेशनल कमीशन को यहाँ लागू करें। अगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूं, अगर आप होम मिनिस्टर 1 टन पेपर करने उन्हें रिप्रेजेंटेशन दी कि साहब आप इसको लागू करिए, ताकि जो यहाँ की माइनॉरिटीज हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें यहाँ बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, या हमारे दूसरे मतलब सिख्स लोग हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, वो इसका फायदा उठा सकें। पर
अभी तक उन्हें डिनायल किया गया और यहाँ तक कि उससे महरूम रखा गया। यहाँ बहुत से स्कॉलरशिप हैं जो बच्चों के अनऑफिशियली ये लोग कह रहे हैं कि साहब हाँ हम आपको देंगे, लेकिन जो सारे बेनिफिट हैं वो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ही इसको फ़ायदा ले रही है। वो इसलिए कि यहाँ पर रूल जो था वो हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में रहा। उन्होंने माइनॉरिटीज़ की ताईं कभी भी उस तरह से अपना हाथ नहीं बढ़ाया, ना सोच रखी, जिसकी वजह से आज तक हम महरूम हैं उस देश में जिसमें कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। राणा साहब, राजेश जी से जानना चाहते हैं, राजेश जी मानेंगे नहीं लेकिन हुकूमत तो ही नहीं किया। राजेश जी, क्या ये अपीसमेंट की पॉलिसी रही है, वोट बैंक की राजनीति कि मिनॉरिटीज़ को बेनिफिट नहीं मिल रहा है और अपीस किया जा रहा है मेजॉरिटी को और मेजॉरिटी को मिनॉरिटीज़ को बेनिफिट दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं क्यों नहीं मानूंगा। 1992 में जैसे जगमोहन सिंह जी ने बताया कि एक्ट ये केंद्र सरकार ने लागू किया, तत्कालीन उस सरकार ने जी, और उसके बाद 2019 तक जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में रहीं उनमें से किसी ने भी उसको जेएनके में इंप्लीमेंट नहीं किया 370 की आड़ लेकर के जी। तो पहले तो सबको समझ में आना चाहिए कि 370 की आड़ लेकर के क्या क्या नाइंसाफियां यहां पर होती रहीं और किस तरह से यहां की मेजॉरिटी जो है इलीगली मिनॉरिटीज का भी हक खाती रही। ये पहली बात हमें माननी पड़ेगी। और पोस्ट दिस 5 अगस्त 2019 बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हुए हैं जो कि उस पिछले टेन्योर में नहीं हो रहे थे, और मैं ये समझता हूं कि ये भी एक ऐसा काम है जिसको होना चाहिए, उस क्यू में ये भी है। आज जबकि ये मुद्दा उठा है तो इसमें आज की डेट में जो स्टेटस ये है, क्योंकि अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज को पीछे भी डायरेक्ट किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप इस सारी चीज को रीडिफाइन करके हमें बताओ, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और जिस चीज को कि अब हमें देखने की जरूरत है। आज इन्होंने आखिरी बार टाइम दिया है। तो नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका काम है इस सारी चीज को डिफाइन करके और उसको इंप्लीमेंट करवाना, और आज सुप्रीम कोर्ट उनसे सारी डेफिनेशन मांग रही है। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी डायरेक्शन में सारी चीज जा रही है। और उसके साथ साथ जो मेरा व्यक्तिगत व्यू है इस सारी चीज के ऊपर, हमें तो लगता है कि भारतवर्ष में रहने वाला हर आदमी भारत का नागरिक है, उसको हम मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में ना बांटे और उसको भारत का नागरिक ही रखें। लेकिन अगर आपने मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटना ही है, जो कि पुराने समय से ही लागू हुआ है, तो वो मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटने का काम जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया है कि स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाना चाहिए कि कहां पे कौन सी कम्युनिटी, कौन सा रिलीजन मिनॉरिटी या मेजॉरिटी में है, उसके हिसाब से ही उसको आगे उसके बेनिफिट मिलने चाहिए और उसी हिसाब से ये सारी चीजें। मेरा सवाल यह था, क्या अपीस किया जाता है? अपीस करने के लिए दिल्ली में बैठी सरकारें ऐसा नहीं कर रही है? अपीसमेंट ही तो हुई है, तो अब तो ठीक होने का समय आ गया ना। 2014 के बाद या 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं। अब ये तो क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे लगता है ये भी ठीक होगा। जी, एडवोकेट जाहिद साहब, आप हमें सुनाइए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटीज के बेनिफिट ले रही है? क्या लगता है आपको, क्या मंशा थी सरकारों में? देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी में जो डेफिनेशन है उसमें तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे अगर हम नेशनल कमीशन इज फॉर होल ऑफ इंडिया जी, और उसमें यूनिट भी होल ऑफ इंडिया ही आता है, तो आपने जितनी भी इसमें स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल एडेड है, रैना साहब ने बताया। राइट। तो स्टेट में अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी में तो है ही नहीं, जिसको आप मेजॉरिटी बोलते हो वो नेशनल कमीशन के हिसाब से माइनॉरिटी में है इंडिया के अंदर जी। सो माइनॉरिटी का जो माइनॉरिटी का आप ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को अगर आप पॉलिटिकल व्यू से लोगे तो फिर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स ही आ जाती है। वो उसको आप अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट के अंदर कौन है माइनॉरिटी में? जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको आप मेजॉरिटी में बोलते हो वो माइनॉरिटी में है। अगर आप नेशनल कमीशन को उठाकर देखो तो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं वो। मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, सिख्स माइनॉरिटी में है, पारसीज माइनॉरिटी में है। तो ये डिफाइंड सेटअप है
और इसमें यहाँ पे अगर आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जैसा आपके साथ राणा साहब बैठे हुए, ये भी बता रहे हैं कि सिख कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है माइनॉरिटीज का। जो माइनॉरिटीज का बेनिफिट है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो JNK स्टेट। आपने कहा कि एक यूनिट है पूरा इंडिया, तो जो नेशनल कमीशन है उसके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, तो ये साफ कह रहे कि राणा साहब ने बिल्कुल क्लियर किया कि सिख कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। राणा साहब की जो बात है वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी सेंट्रल एडेड स्कीम्स हैं वो यहाँ पे क्योंकि NCM लागू नहीं हो पाया जी, आप 370 तो सरकार ने हटा दिया हुआ है। आज की सरकार जो है ये 2014 से हमारे सामने है और 2019 के बाद तो आपके सामने सिचुएशन है, तो ये सारी तो उन्होंने देनी है ना। आज जितने भी जो लवाजमात हैं, जो बेनिफिट्स हैं, ये आज की सरकार ने देनी है। और डिले किसकी पार्ट पे है? वो उनके पार्ट पे है। अगर कोई भी चीज़ का जो आज तक बेनिफिट यहाँ पे जितना भी ओवरऑल उठाते रहे, हम सब एट पार उठाते रहे हैं, चाहे यहाँ पे सिख रहे, चाहे हिंदूज रहे, चाहे वो कश्मीरी रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, कोई भी रहा, उनने एट पार सब बेनिफिट जो है उठाया हुआ है। अब जो लेटेस्ट NCM का बेनिफिट है वो तो अब आज की सरकार जो है वो हमें NCM देगी तो हम सब बेनिफिट उस पर भी तो एट पार ही आएंगे। जी राजेश जी, डिले आपके एंड पर है यानी सरकार के एंड पर है? देखें, सबसे सबका आरोप है। हाँ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि एक बात तो माने कि चलो सिख तो माइनॉरिटी में है नेशनली भी और स्टेट में भी जी। हिंदू अगर आप ना कहें माइनॉरिटी में है, यहाँ पे है तो माइनॉरिटी में है। मैं तो कई बार कि कैसे आप कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ पे माइनॉरिटी में, मुस्लिम तो मेजॉरिटी में है जी। और किस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सबने ही बेनिफिट लिए? किसी ने कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो सिर्फ मुस्लिम समाज को मिले। इवन जो मिनॉरिटी में भी माइक्रो मिनॉरिटी है JNK में, वो सिख हैं, उनको भी बेनिफिट नहीं मिले। केवल मात्र मुस्लिम समाज जम्मू कश्मीर में हर किस्म के बेनिफिट लेता रहा और जिसके समाज भी गवाह है, इतिहास भी गवाह है, डॉक्यूमेंट्स भी गवाह है कि इवन जो माइक्रो मिनॉरिटी है सिख, उसको भी मिनॉरिटी के बेनिफिट नहीं मिले। सरकारें तत्कालीन उस तरह की रही और उसके बाद ये 2014 के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वहां से चल रहा है और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये फाइनल हमारी तरफ से ये का पूछा गया है और उसके बाद हम फैसला करेंगे, तो ये कंक्लूजन पे जा रहा है। तो नेशनल लेवल पे अगर NCM ने कोई चीज नेशनल लेवल पे सोची है कि नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी है और नेशनल लेवल पे मिनॉरिटी है, तो आज उसको रीडिफाइन करने का भी समय आ गया है कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी कहां पे क्या हो। जी 8 या 10 स्टेट्स में इस वक्त हिंदू मिनॉरिटी में है और अगर मिनॉरिटीज ही सोची गई, बहाईज और बड़े सारे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटीज हैं जो माइक्रो मिनॉरिटीज हैं, वो उसमें NCM की लिस्ट में आए ही नहीं। वो भी यहाँ पर ही रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में रहते हैं। और जब वो सारा कुछ सोचा गया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जो कि जिनको आप तस्वुर ही कर रहे हो मिनॉरिटी सिख बंधु, उनको आपने बेनिफिट कोई नहीं दिया। तो ये एक मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी जो है 1947 से चलती आ रही थी कि केवल मात्र उनको बेनिफिट देना है और जम्मू कश्मीर उसकी एक मिसाल है जो आपके सामने। जी राणा साहब, आपको यानी माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी को माइनॉरिटी के बेनिफिट नहीं मिलने से, अगर हम कश्मीर की बात करें, तो कितना सेटबैक आपकी कम्युनिटी को पहुंचा? देखिए साहब, 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हैं और 70 साल से हम लोग एक मेहनत करके यहाँ जी रहे हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर, लेकिन जहाँ एक रिजर्वेशन की बात होती है वहां पे हमें कहीं बेनिफिट आज तक नहीं दिया गया, जबकि ये कम्युनिटी लगातार सफर करती आ रही है। 47 में भी इन्होंने सफर किया, चाहे वो मीरपुर का एरिया था, मुजफ्फराबाद का एरिया था, पुंछ का एरिया था, और उसके बाद भी जो इतनी भी लड़ाई हुई 65, 71, उन तमाम दौर में सिखों ने बहुत सफर किया क्योंकि ये सारे लोग बॉर्डर के एरियाज में रहते आए हैं। पर इसके बाद अगर इस कम्युनिटी को उठाने की बात थी तो वो एक यही था कि भाई आप इनको किसी जगह रिजर्वेशन देकर इनको उठाते और ये लोग जहां जैसे भी देश के साथ जुड़े हैं उसमें पूरे सारे काम करते। पर मेरे दोस्त ने जो जाहिद साहब ने कुछ बात की है, इस चीज में इनकी याददाश्त के लिए चीज लाना चाहता हूं कि डेफिनेशन जो है माइनॉरिटीज की वो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी which is socially, politically and economically non-dominant and inferior in population, in number, is a minority. So you can't say ये एरिया वाइज अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है
इसमें अगर एक कम्युनिटी मेजॉरिटी है वो नेशनल माइनॉरिटी हो सकती है डिक्लेयर्ड है, बट दे कांट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर लाइक सिख्स इन पंजाब. They are national minorities. Sikhs are national minorities. But in Punjab, they can't enjoy the benefit of minorities. इसका जो इसका डिफाइन किया गया है ये एरिया वाइज उसी तरह से किया गया क्योंकि हमारी बहुत सी स्टेट ने अपने जो जिस माइनॉरिटी कमीशन है वो अलग बनाए हैं. बट जहां तक नेशनल कमीशन की माइनॉरिटीज की बात है ये वहां लागू होगा जहां पर वहां की मेजॉरिटी होगी वो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और ना कोई बेनिफिट उसका ले सकती है. वहां पर बेनिफिट रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज को मिलेगा जो डिक्लेयर्ड माइनॉरिटीज है नेशनल माइनॉरिटीज. ये सारी जो डिक्लेयर्ड है ये अंडर सेक्शन 2 नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट के तहत डिक्लेयर्ड है. जैसा आप इत्तेफाक रखते हैं इनसे? देखिए, मैं 3 चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी. जम्मू कश्मीर के अंदर सबकी बराबर डेवलपमेंट हुई है. कोई ये कहे कि किसी की ज़्यादा हुई है किसी की कम हुई है, वो बता दें हमें कि किसको किस बेसिस पे ज़्यादा हुई है. चाहे वो बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हिसाब से देखा जाए, चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेजेस के हिसाब से देखा जाए. एक बात तो वो. दूसरी बात ये रही कि हमें कभी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए. नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो बना हुआ है. उपाध्याय साहब ने एक PIL की जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी. इवन के एक में उनने नेशनल कमीशन के पास भेजा. नेशनल कमीशन ने एक उसके बाद सब कमेटी भी बनाई जिसको हेड किया था जॉर्ज चेरियन साहब ने, जो उसको तो वाइस चेयरमैन थे. तो उनने भी सारी उनकी प्लीज जो थी वो रिजेक्ट कर दी. अब आप मुझे एक बात बताएं कि पहले तो हम ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एट पार पब्लिक के अंदर. हमें कभी नहीं ये क्रिएट करना चाहिए. जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी किसी को भी सौतेली माँ का सलूक कभी नहीं मिला है जो मुझे ऑब्जर्व होता है आज तक, क्योंकि मैं भी जम्मू का हिस्सा रहा हूँ. मुझे भी आज 46 ईयर्स हो गए. मुझे हाई कोर्ट में आज 21 साल प्रैक्टिस करते हो गए. हमने कभी यहाँ पे ये नहीं कहा कि हम हाई कोर्ट के अंदर माइनॉरिटी में है. नेवर. हमें तो यहाँ पे, हालांकि हम यहाँ पे चंद लोग हैं, चंद वकला हैं मुस्लिम, सिर्फ ज़्यादा 5 या 7% या 10% होंगे मुस्लिम वकला, लेकिन हमने कभी नहीं ये कहा. अगर आप ये कहो कि आज जम्मू से आपने कोई भी मुस्लिम जज जो है वो नहीं आज तक हाई कोर्ट में नॉमिनेट हुआ, नहीं, ये बात नहीं है. एट ए होल आपने देखा है. हमने तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ऐसी जो जिस तरीके से ये कह रहे हैं बात कर रहे हैं वो सामने डिफाइन करके बताएं कि इस जगह पे इनके साथ जो है ऐसी कोई बात हुई है. और दूसरी बात, नेशनल कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लागू है. उसी के हिसाब से तो हमने चलना है. जो चीजें हमें डिफाइंड है, जो इन्होंने बात कही मैं उसको सहमत हूं. जो यूनाइटेड नेशन की इन्होंने डेफिनेशन हमें बताई उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं. और मैं ये कहता हूं अगर इसी डेफिनेशन को आप देखो तो लक्षद्वीप के अंदर सिर्फ 2% हिंदू है. वहां पे क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा नो, वी हैव टू सी बाय नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट देखना है. उसके हिसाब से उसकी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया. आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी मैटर है, क्योंकि वो असम में हाई कोर्ट में एक पिटीशन थी, एक दिल्ली में थी, उन दोनों को लाके उन्होंने इकट्ठा किया, एक नोटिस जारी किया. अब वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है मैटर, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते. व्हाट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी, वो जो भी होगा. लेकिन उसको अगर हम एक मुद्दा बनाकर और इंतशार पैदा करने की कोशिश करें, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो डाइवर्सिटी में यकीन करता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है यहाँ पे. और ये इस चीज को हम मान के चलते हैं, ये हमारा इतिहास रहा है और यही हमारा मुस्तकबिल रहेगा. कोई अगर इसको किसी रिलीजियस लाइन पे या किसी और लाइन पे डिवाइड करने की कोशिश करेगा वो कभी पॉसिबल नहीं होगा. जी राजेश जी, आप क्या कहेंगे? राजेश जी का ये कहना है कि आपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सिख कम्युनिटी की तो ये जैसे रैना साहब बोल रहे हैं कि 14 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं. विनोद जी, रैना साहब ने मुझे लगता है बड़े बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जब इन्होंने पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन दिया कि पंजाब में जो सिख पॉपुलेशन है वो हिंदुओं के कंपैरिजन में मेजॉरिटी में है और इस करके वो मिनॉरिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है. J&K भी इट इज द सेम केस विज़ मुस्लिम्स आर कंसर्न. तो अगर पंजाब में सिख बंधु जो हैं मिनॉरिटी बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसी ढंग से जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम बंधु जो हैं मिनॉरिटी बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं है. लेकिन ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी थी और प्लस जैसे है कि उस वक्त सारी सरकारें हमेशा मुस्लिम डोमिनेटेड रहीं और उन्होंने वो बेनिफिट जो नॉन मुस्लिम्स को मिलने चाहिए थे वो मुस्लिम्स को ही दिए.
और उसकी जीती जागती मिसाल जो, जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि ऐसा यहां कभी नहीं हुआ, इक्विटेबल डेवलपमेंट हुई, ये मानसिकता ही खराब रही है कि आप भूल गए कि 89, 88 में वहां मस्जिदों से आवाजें लगा के कहते थे कि जो नॉन मुस्लिम है यहां से चले जाएं या सामान छोड़ जाएं। आप भूल गए हैं कि अभी वो शिक्षिका को कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके कहते हैं आपका नाम क्या है, अगर वो नॉन मुस्लिम नाम लेती है तो उसको गोली मार देते हैं। तो इस करके इस तरह की घटनाएं अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पंजाब में ये इंप्लीमेंट हुआ है उसी तरह जेएनके में होना चाहिए। और उसके साथ जो सेकंड है कि 8 या 10 स्टेटों में जहां जहां हिंदू मिनॉरिटी में है, मिनॉरिटी कमीशन को हिंदूज को मिनॉरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए। उन 8-10 स्टेटों में हिंदुओं को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हिंदुओं को भी मिनॉरिटी के बेनिफिट मिलने चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। जयपुर राणा जी, आप हमें बताइए कि आपने कितने लोगों से मुलाकात की, कितने होम मिनिस्टर से मुलाकात की, और क्या कारण, हर्डल आपको क्या लगता था? क्योंकि आप हर एक चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक चीफ मिनिस्टर से इस मुद्दे को लेकर के मिल चुके हैं, कहाँ हर्डल आता है? देखिए साहब, 4 साल जब मतलब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, 4 साल हम लगातार मिलते रहे और उनके साथी भी हमारे साथ चलते थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे। उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, तो हम उनके लोग लेके चलते थे कि एक माइनॉरिटी का हक है, आप हमारी मदद कीजिए। 4 साल तक वो बिल्कुल कहते रहे कर रहा हूँ, लेकिन जब लास्ट उनकी 2013 में हुकूमत जाने वाली थी तो कहा भाई मैं तो आपको दे देता, लेकिन कश्मीरी में कह रहे हैं हमें भी इंक्लूड करिए, तो मैं अब उनको कैसे डिनाई करूं? तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर के तहत इसको नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन मंशा कहीं उनकी और थी, वो नहीं चाहते थे। देखिए ये जो अभी हमारे दोस्त मलिक साहब ने बात की, मैं कोई कम्युनिटी की डिवीजन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब किसी कम्युनिटी का हक मारा जाए तो अपनी आवाज बुलंद करने में उसे खामोश नहीं रहना चाहिए। कहाँ हुआ कि यहाँ पर स्टेट से जितने लोग बाहर आईएएस करने गए, रिकॉर्ड मालूम है, मैं उनको दे सकता हूं, जितने लोग यहां से आईएएस करने गए और चुपके से लोगों की मदद की गई। जो बच्चे हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के वहां पढ़ने गए, पूरा उनको फाइनेंस किया गया और वहां पर उनका पूरा आने जाने का तक भी ख्याल रखा गया। हायर एजुकेशन में या बाहर जो एडमिशन्स हुई कॉलेजेस में, वहां उनके हॉस्टल फी तक भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के फंड से वहां गई। लेकिन वहां पर हमें क्यों इग्नोर किया गया? आफ्टर ये देश सबके लिए है, तो माइनॉरिटीज को इस तरह से क्यों उन्होंने, हमें क्यों इग्नोर किया गया? तो यहाँ ये सवाल जो मलिक साहब खड़ा करते हैं, हम किसी डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं और ना इस बात को एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, लेकिन बात एक हक की है। इस देश में सबका हक है, जम्मू कश्मीर में भी हक है, देश के दूसरे हिस्सों में भी हक है, हर माइनॉरिटीज का हक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि साहब सारा हम ही खाते रहे, इसके बेनिफिट हम ही लेते रहे, वो दूसरा कोई बर्दाश्त तो कर नहीं सकता। अब यह है कि माइनॉरिटी में हम तो शोर ज्यादा कर नहीं सकते, हमारी कोई असेंबली सेगमेंट नहीं जहां जाके हम असेंबली के बीच में शोर करें। तो वहां पर एक मेजॉरिटी का फर्ज बनता था कि साहब हम इस दायरे में नहीं आते, आप लोग इस दायरे में आते हैं, आइए आप अपनी चीजें जो हैं वो संभालिए। क्योंकि इसमें यही थे कि इसमें कोई ऐसा फाइनेंस नहीं था, इसमें यही है कि कोई रिजर्वेशंस हैं, कहीं पर कुछ स्कीम्स हैं जिनके बेनिफिट मिल सकते थे। तो कम्युनिटी जो है, एक कम्युनिटी जिसका कहीं पॉलिटिकली या उसका सोशली इकोनॉमिकली जो वो बेस ना बनता हो, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए इन स्कीमों का सहारा लेके उससे सपोर्ट किया जाता है। जैसे देश भर में बहुत से ऐसे सेंटर्स खोले हैं माइनॉरिटी कमीशन ने, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत से सेंटर, इवन दिल्ली का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो मुझे उसका नाम याद नहीं, जहां मतलब हमारी माइनॉरिटी कमीशन ने उसको तैयार किया, उसको बनाया, और वहां आज ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं। बट वहां कश्मीर के सिख ने आपके साथ क्या बुरा किया कि आपने इसको इग्नोर किया? तो यही मेरी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो हक है वो हमको देना चाहिए था, बजाय ये कि इन लोगों को पहल करनी चाहिए थी कि भाई हमें अपने से ज्यादा ख्याल माइनॉरिटीज का रखना है, इनको पहल करनी चाहिए थी। पावर भी इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास और मेजॉरिटी भी इनके पास, हमारे पास क्या है? जय साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि कोई सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार कर लेना चाहिए, रेक्टिफिकेशन की जरूरत हो तो रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, कई गलतियां रह गई हो? देखिए साहब, 2019 के बाद हम डायरेक्ट कंट्रोल यूटी बन चुका हुआ है ये जी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
उसके पास बरबार है, वो कह रही है कि हमने पूरे इलाके की डेवलपमेंट और अभी तक इतने प्रोजेक्ट्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन जितने भी उन्होंने आज तक इतनी बड़ी डेवलपमेंट की बात, इतने बड़े करोड़ों का पैकेजेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या मिला हमें तो मालूम नहीं है, ना हमें मिल पाया ना हमने देखा। ये कैसे रह गए ये तो सरकार को पता होना चाहिए कि भाई उसमें सिख कम्युनिटी जो है वो कैसे रह गई। दूसरी बात ये रही कि हाँ, रैना साहब का किसी पर्टिकुलर सरकार के साथ कोई रोष हो सकता है कि उन्होंने इनके साथ कुछ ज्यादती की हो। अलबत्ता हमने आप यकीन मानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका कि आप जस्टिस के लिए कोई भी आप अपना आवाज़ उठा सकते हो, कहीं भी आप इनजस्टिस फील करो तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात कही गई कि आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई सपोर्ट किया हो या किसी पर्टिकुलर फैमिली ने कोई सपोर्ट ली हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ ने, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने कोई सपोर्ट ली हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आप एट लार्ज बात करोगे, सो आई बिलोंग टू रजौरी पुंछ, मैं रजौरी पुंछ के रहने वाले, ये जम्मू के जो मुस्लिम्स हैं इनके बारे में इनका क्या कहना है या उनने कौन से लवाजमात जो है उनको मिले, किसी पर्टिकुलर फैमिली या किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे इनका कोई आरोप हो सकता है। लेकिन एट पार जो है मैंने ऐसा कोई भी स्टेट के अंदर इससे पहले देखा नहीं। देखिए राजेश जी, घुमा फिरा के सुई आप ही पे आ रही है कि सरकार के पास सारे इख्तियारात हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, लेकिन उसके बाद भी इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया है। जो बेनिफिट माइनॉरिटीज, खासतौर पर सिख कम्युनिटी की बात करूंगा, उनको जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, आपने ये भी तजवीज़ दी है कि क्यों ना ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर तय किया जाए कि माइनॉरिटीज कौन है। देखिए, ये केवल मात्र सिख समाज को बेनिफिट मिलने का ये सवाल नहीं है जी। सवाल ये है कि अगर ये मिनॉरिटी बेनिफिट्स को आपने कंटिन्यू करना है तो पूरे भारतवर्ष में जिन स्टेट्स में या जिन यूनियन टेरिटरीज में जो मिनॉरिटीज हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उनको सभी को वो बेनिफिट मिले। जैसे कि 8 या 10 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में हिंदूज मिनॉरिटी में है तो वहां पर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और इसको एक मैं कहता हूं कि इस सारे सिस्टम को रीअलाइन करके लागू किया जाना चाहिए अगर इसको चलाना है तो। अगर नहीं चलाना है तो भारत के सभी नागरिक बराबर हैं। अगर हिंदू का बच्चा कोई जाता है IAS करने के लिए तो उसको भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो मुस्लिम के बच्चे को या सिख के बच्चे को मिले और फिर वो अपनी काबिलियत से जहां मर्जी पहुंचे। और जिन लोगों ने वो बेनिफिट इलीगली भी ले लिए हैं उनको भी अब बंद किया जाना चाहिए इस तरह के बेनिफिट्स को। और स्टेट में यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK में अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो केवल मात्र मुस्लिम मिनॉरिटीज, मुस्लिम्स को मिनॉरिटी कह के उसके लिए स्कीम्स चला रही हैं। जैसे ये अभी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वहां पे भी अगर आप मुस्लिम है तो आपको लोन सस्ता है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको लोन महंगा है। वुमेन कमीशन है मुस्लिम लेडीज के लिए, वहां पे कोचिंग सेंटर्स हैं बड़े सारे। और एक और है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एजेंसी करके JKD, बड़ी सारी एजेंसीज इस तरह की है जहां पे। और अभी रैना साहब ने जैसे बताया ये तो हॉर्सेस माउथ है, इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जो अपना वकील साहब कह रहे थे कि इस तरह की बात कभी रिलीजियन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, कि चीफ मिनिस्टर स्टेट का वो कहता है कि सिख बंधुओं आपको मैं इस करके बेनिफिट नहीं दे सकता क्योंकि अगर आपको बेनिफिट देता हूं तो हिंदुओं को भी देना पड़ेगा। तो कोई ना कोई लॉजिक उसने बनाना है कि ये मेजॉरिटी है और ये मिनॉरिटी है, तो मिनॉरिटी अगर इनको तसव्वुर करूं मैं किसी लॉजिक के ऊपर तो बाकियों को भी तसव्वुर करना पड़ेगा। तो इस करके भाई साहब आप भी विक्टिम बने रहो, दूसरे भी विक्टिम बने रहे। तो जिनको हम आपके हिस्से का आपका बेनिफिट दूसरों को पास ऑन करते रहे हैं वो हम करते चले जाएं और फिर हम किसी स्टेज पे ना माने कि ये इस्लामिक मानसिकता नहीं थी हमारे उन हुक्मरानों में, उनमें थी और इसी वजह से स्टेट का बेड़ा गर्क हुआ है। और इसी वजह से ही अब ये सारी चीजें जो हैं रिवाइव हो रही हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, जमीनों के कानून ठीक हो रहे हैं, नई मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है क्या मुस्लिम मानसिकता थी हुक्मरानों में? देखिए जनाब, माइनॉरिटीज के साथ आज तक हिंदुस्तान के अंदर अब मेजॉरिटी को मिनॉरिटी ना कहिए JNK में सबसे पहले जो आपने लिंचिंग प्रोसेस देखा, मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा। मैंने देखा मेजॉरिटी में श्रीनगर में रोज ही हो रहा है, किसी मेजॉरिटी का लिंचिंग होना। और मैं ओवैसी की स्टेटमेंट में भी देख रहा हूं कि वो क्या कह रहा है, उसके भाई की स्टेटमेंट में भी देख रहा हूं वो क्या कह रहा है। ये सब चीजें डिविसिव पॉलिटिक्स की तरफ जाती हैं और हम हिंदुस्तानी जो है वो डिवीजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उससे वही हमारा
हमारा जो माजी था वही आज है, वही मुस्तकबल रहेगा। और मैं कहता हूं कि हम सबको मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की तरफ ले जाना चाहिए। जैसा समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में राणा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि माइनॉरिटीज़ को उनके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। एक उम्मीद है कि जो कोर्ट ने फटकार लगाई है उसके बाद ये रेक्टिफाई होगा। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।